हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 दो दुर्बेता का अंत। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो दुर्बेता का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ यूएसएसआर। इसे ही दो दुर्बेता कहा जाता है क्योंकि दुनिया के दो पावर सेंटर यानी दो दुर्ग बन चुके थे। दो पावर सेंटर कौन है? एक अमेरिका है, एक सोवियत संघ है। सोवियत संघ में 15 गणराज्य मिलकर बना था और अमेरिका एक अकेला था। अमेरिका पूंजीवाद था और जो सोवियत संघ था वो समाजवाद में था। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ बिखर गया, मतलब टूट गया, विघटन हो गया था, तो ये दो दुर्बेता खत्म हो गई और दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर मतलब अमेरिका ही बचा 1991 के बाद। अब हम पहले ये देखते हैं सोवियत प्रणाली क्या है और इसकी विशेषता। ये इम्पोर्टेंट, ये पेपर में आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सोवियत प्रणाली का मतलब उस राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था से है जो 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ में लागू हो गई थी। ये पूरी तरह से समाजवाद पर आधारित थी। ये कैसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है? एक तो समाजवाद है, समाज के लिए चीज़ें करती है, हर चीज़ इसमें सार्वजनिक थी। और ये कब से थी? 1917 की रूसी क्रांति के बाद से थी, ठीक है। समाजवादी विचारधारा का आधार। सोवियत प्रणाली पूरी तरह से समाजवाद मतलब समाज के लिए काम करती थी। इसमें कुछ भी निजी नहीं था, मतलब कुछ भी प्राइवेट नहीं था। समाजवाद के आदर्शों पर टिकी थी। इसका मुख्य लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां कोई अमीर और गरीब ना हो। हर कोई सरकार का ही था, तो कोई अमीर कोई गरीब नहीं था। और संसाधनों का बंटवारा, ये इसकी विशेषता है, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं, ये इसकी विशेषता है सारी की सारी। संसाधनों का बंटवारा सबको बराबर बराबर मिले, कि जैसे हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गई, ये जो सारी चीज़ें वो हर को एक जैसा मिले। जैसे आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में क्या है, सभी को एक समान ही टीचर्स देखते हैं, है ना। किसी को कोई फीस वगैरह नहीं देनी होगी, अब वो कोई अमीर हो या कोई गरीब। अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, तो किसी को फीस नहीं देनी होगी, तो वहाँ पे बंटवारा नहीं है। ये व्यवस्था निजी संपत्ति के सख्त खिलाफ है कि कुछ भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है आप, लेकिन क्लिनिक नहीं खोल सकते। आपको ट्यूशन पढ़ाना, लेकिन आप ये सारी चीज़ें नहीं खोल सकते। आप खुद की दुकान नहीं खोल सकते। हर कुछ सरकार का है इसमें, क्योंकि उनका मानना था कि निजी संपत्ति या समाज में भेदभाव और लालच पैदा कर सकती है। जो निजी संपत्ति होती है समाज में लालच और भेदभाव पैदा करती है, ठीक है। कि जैसे अब आपने अपनी दुकान खोली, ठीक है, अपने घर के बाहर दुकान खोली किसी भी चीज़ की, एक होटल ने दुकान खोली, तो जब ये इसकी दुकान में ज़्यादा कस्टमर आएगी तो आपको जलन होगी, है ना, कि इसके दुकान में ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे दुकान में नहीं आ रहे। तो ये क्या है, ये वैसा है, लालच एक तरह का। तो ये सारी चीज़ें, और भेदभाव भी होता है। तो इसलिए सरकार का ये मानना था कि कुछ भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें एक ही पार्टी थी। जैसे हमारे में क्या होता है लोकतंत्र वगैरह में, कि सरकार है, 5 साल की सरकार है, ठीक है। अब हमने इस साल कोई सरकार चुन ली, अब हमें इतनी अच्छी नहीं लगे तो हम 5 साल बाद चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं था, यहाँ पे बस एक ही सरकार थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और इसका कोई विपक्षी दल वगैरह कुछ नहीं था कि कोई विपक्ष में खेल ही रहा हो, बस यही एक था जो खेलता था। इस पूरी व्यवस्था में सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी को रहने का अधिकार था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। ये एमसीक्यू में भी आता है। यहाँ लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं था कि लोकतंत्र हो, कि हर व्यक्ति अपना अपना चुनाव दे रहा है कि मैं ये सरकार चाहता हूँ हमारे उसके लिए, देश के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और किसी भी दूसरी पार्टी या विपक्ष को बनाने की अनुमति नहीं थी, तो इसके अलावा कोई सरकार ही नहीं थी। अब आपके सामने एक ही टीचर हो, ठीक है, और आपको ये बोला जाए आपको इससे पढ़ना है, और उसके आगे कोई टीचर हो ही ना, जैसे 4-5 और जगह ना हो, तो क्या होगा, आप सब कुछ थोड़ी चीज़ें कर पाओगे। वैसे ही था कि एक ही है सरकार, कोई ऑप्शन रखा ही नहीं जनता के पास इन लोगों ने। यहाँ लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं था।
सारा पावर इसी पार्टी के बड़े नेताओं के हाथ में होता था, जो पूरे देश के नियम और कानून तय करती थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सारे नियम कानून तय करती थी देश के, ठीक है, और सारा सब कुछ इनके पास ही था, क्योंकि इनके अलावा कोई पार्टी थी ही नहीं। अर्थव्यवस्था पर साम्राज्य का मलिकाना हक। सोवियत पार्टी में ज़मीन, कारखाने, खेती और उत्पादन के हर साधन पर सरकार का कब्जा होता था। इसमें क्या है, जो सोवियत प्रणाली जो है उसमें किसी की भी ज़मीन हो, किसी का की भी फैक्ट्री, जैसे आपने फैक्ट्री लगाई, ठीक है, अब इससे रोज़गार वगैरह आएगा, लेकिन वो आपकी नहीं होगी, वो सरकार की होगी। ये सारी चीज़ें थी। किसान कृषि करा, ठीक है, खेती वगैरह कर, वो सारा जो अनाज है वो किसान का नहीं है, वो सरकार का है, ऐसे में था। कोई भी व्यक्ति अपनी निजी कंपनी या दुकान नहीं खोल सकता था। अब देखो, अब ये कितनी बेकार बात है, किसी को दुकान खोलना हो, किसी को खुद की कंपनी खोलनी हो, वो नहीं खोल सकता था। सरकार ही ये तय करती थी कि देश में किस चीज़ की ज़रूरत है, कि मतलब किस देश में क्या चीज़, कहाँ पे तेल की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये सब कौन तय कर रहा है, सरकार तय करती थी। और उसे कितनी मात्रा में बनाया जाना चाहिए, जिससे बाज़ार में कंपटीशन ख़त्म हो गया। अब इससे क्या हुआ, बाज़ार में इतना कंपटीशन हुआ ही नहीं। अब आप कोई चीज़ अपने आप से करो, सामने वाला भी करे, तो आप कंपटीशन करते हैं ना, लेकिन यहाँ तो हर कुछ सरकार का था, तो इसी वजह से यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं था। बेहतरीन संचार और ऊर्जा नेटवर्क। अब इसमें क्या था, संचार मतलब बात वगैरह की, ये सारी चीज़ें का काफ़ी सुविधाएं थी। संचार क्या होता है, एक तरह से बातें पहुंचाना यहाँ से वहाँ। सोवियत संघ के पास दुनिया का ये बहुत बड़ा संचार और ऊर्जा नेटवर्क था, ठीक है। उनके पास तेल, लोहा, स्टील, प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार थे, कि तेल भी काफ़ी ज़्यादा था, लोहा भी था, स्टील भी थी, सारी चीज़ें थी। और जो सोवियत संघ था वो काफ़ी आत्मनिर्भर था, वो किसी पे निर्भर नहीं था कि किसी भी सुविधाओं के लिए निर्भर हो किसी भी उसके देशों पे। जो देश के सबसे पिछड़े इलाकों को भी मुख्य शहरों से जोड़ता था। अब ये कोई शहर है, अब ये कोई इलाका है, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोहा वगैरह या तेल वगैरह, तो जो पिछड़ा है वो इससे जुड़ा ही रहेगा अपनी ज़रूरतों के लिए। इसलिए इस मजबूत बुनियादी ढांचे की वजह से सोवियत संघ एक समय में अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति कौन बना था, सोवियत संघ, उससे ऊपर अमेरिका की बात सोवियत संघ था, ठीक है। न्यूनतम जीवन स्तर की सरकारी गारंटी, कि कोई भी बेरोजगार नहीं है, हर इंसान को शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स खोले गए थे, बच्चों की देखभाल के लिए, और जो परिवहन थे, जो सोवियत संघ के जो नागरिक थे, जब सरकार ने परिवहन को एकदम कम कर दिया था, एकदम सस्ता या फिर एकदम मुफ्त कर दिया था। इसका मतलब ये था कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि कोई भी भूखा ना रहे और कोई बिना इलाज के ना मरे। अब इसमें क्या है, अगर कोई इंसान बहुत बीमार है, ठीक है, या किसी की इमरजेंसी है, तो अब अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो वो लोग तो पैसे लेगी, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो लोग फ्री का इलाज करेंगे। इसका मतलब यही है कि ये सारी चीज़ें, और इतना परिवहन के लिए इतना कम करा गया था पैसे, जिससे कोई भी भूखा ना रहे, कि जो गरीब लोग, क्योंकि अगर जैसे मानो ऑटो है, अब वो 100 रुपये लेता है यहाँ से वहाँ जाने का, मानो अब ये 20 रुपये ले, तो इससे गरीब भी जा सकता है। यही था। पूरी तरह रोजगार की सुरक्षा। सोवियत सिस्टम में बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई बेरोजगार नहीं था, क्योंकि सब कुछ सरकारी था, सरकारी सब कुछ देखती थी, और सरकार हर हाथ को काम देती थी, हर चीज़ों के अंदर काम देती थी। लोगों के पास काम की सुरक्षा थी कि काम उनके पास है, और उन्हें भविष्य की चिंता नहीं होती थी। हालांकि सबको बराबर वेतन मिलने की वजह से बाद के सालों में लोगों की ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगी। हर किसी को बराबर की वो मिलती थी सैलरी। उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, घरेलू चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी थी। सोवियत संघ की तकनीकी इतनी विकसित थी कि देखो कितने डेवलप था सोवियत संघ, कि वह सुई से लेकर बड़े हवाई जहाज़ और मिसाइलें तो खुद बनाते थे। वो लोग सुई वगैरह, मतलब तेल की चीज़ें है, लोहा का चीज़ है, और जो चीज़ें बनाने की वो सब सारी चीज़ें वो खुद ही बनाते थे, हवाई जहाज़ वगैरह भी। उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो सारी चीज़ें खुद से करते थे, और खुद के लिए कभी भी किसी देश के आगे हाथ नहीं फैलाए।
उनके सम्मान की फिनिशिंग और क्वालिटी पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका जितनी अच्छी नहीं थी, मतलब अमेरिका ज़्यादा था, ठीक है, पर वह पूरी तरह आत्मनिर्भर थे, कि पूरी तरह खुद पे निर्भर थे, किसी और पे नहीं थे, ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज़ थी। नौकरशाही का बढ़ता प्रभाव, समय बीतने के साथ ये सिस्टम बहुत सख्त हो गया, क्योंकि हर कुछ सरकारी था और इस पर सरकारी अफसरों पर कब्जा हो गया। आम आदमी के लिए सरकारी दफ्तरों में काम करना बहुत मुश्किल हो गया था, जो आम आदमी थे, क्योंकि हर कोई तो सरकारी दफ्तर में काम नहीं कर सकता, तो हर को सरकारी चीज़ें नहीं हो पाती थी कि हर कोई सरकारी अफसर बन जाएगा, ठीक है, इसलिए। और क्या है, अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो तो वो चीज़ें नुकसान होती है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र भी नहीं था, एक तो भले ही समाज के लिए काम हो रहा था, लेकिन पार्टी एक ही थी यहाँ पे। अफसर बहुत ताकतवर और भ्रष्ट हो गए थे, जिससे आम जनता के मन में धीरे धीरे इस सिस्टम के प्रति गुस्सा और नफरत पैदा होने लग गई थी, ठीक है। अब हम इसकी पतन की शुरुआत देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली शुरुआत में बहुत मजबूत थी, स्टार्टिंग में देखा कितनी मजबूत थी, हर चीज़ें खुद पे ही आत्मनिर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर ऐसी कमियां आने लगी जिसने इसे अंदर से खोखला कर दिया। ये विशेषता ही आगे चल के इसके पतन का कारण बनी। ये मैंने क्या कर दिया, लोकतंत्र और बोलने का आज़ादी का अभाव। अब देखो, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, एक ही पार्टी, दूसरी पार्टी थी ही नहीं, और लोकतंत्र भी नहीं था। सोवियत प्रणाली की सबसे बड़ी कमी ये थी कि यहाँ आम नागरिक को अपनी बात कहने या सरकार की नीतियों को विरोध करने की कोई आज़ादी नहीं थी, कि हमें कोई चीज़ सरकार की पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार ही हर चीज़ें कर रही थी। प्रेस मीडिया पर सरकार का कड़ा पहरा था। ये जो मीडिया वगैरह होती है, इस पर सबसे ज़्यादा पहरा था सरकार का, कि सरकार के विपरीत कुछ छप वप ना जाए, ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे सरकार की कोई कमी वगैरह ना छप जाए, जिससे लोग घुटने लगे थे। अगर किसी को अपनी नाराज़गी जतानी होती कि हमें सरकार की ये चीज़ नहीं पसंद, ठीक है, तो वह सीधा बोल भी नहीं सकते थे, बल्कि चुटकुलों और कार्टूनों के ज़रिए अपना दर्द बयां करते थे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे तो इनडायरेक्ट अपना दर्द बयां करते थे। एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। सोवियत संघ में पिछले 70 सालों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज था, सिर्फ एक ही पार्टी थी, यहाँ कोई विपक्ष नहीं था। कि जैसे अब आपको सरकार चुनने में जो अवसर दिया जाता है, उसमें क्या होता है, 4-5 पार्टियाँ होती है, ठीक है। अब आपको जो सी सरकार पसंद आती है, वहाँ जाके लोग अपना अपना वोट देते हैं, ठीक है, वही सरकार चुनी जाती है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के विपक्ष में कोई दल खड़ा ही नहीं था, तो यही 70 साल तक राज करी, इसलिए ये यहाँ कोई विपक्ष नहीं था, इसलिए ये पार्टी धीरे धीरे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। अब आपको पता हो कि आप ही मेन लीडर हो किसी भी चीज़ के, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को उतना सीरियस लोगे ही नहीं। और वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी में वो जब वो देखी कि मेरे सामने तो कोई है नहीं, मेरे सामने तो कोई है नहीं, ये जैसे इसका एग्जांपल समझो, जैसे कोई क्लास है, जैसे क्लास 12 है, आप कोई आपका सेक्शन हुआ, मानो सी हो गया, बी हो गया, अब उसमें एक ही बच्चा हो, ठीक है, और कोई बच्चा ही ना हो, जैसे मानो डी सेक्शन है, अब एक ही बच्चा हुआ, अब वो फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, कुछ भी आए, लेकिन वो ही आएगा जो भी फर्स्ट आएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उससे वो काफ़ी कम पढ़ाई करने लग जाएगा, उसको वो होगा कि कितने भी परसेंट आए इस सेक्शन में तो मैं ही फर्स्ट आ जाऊँगा, ठीक है। ऐसे ही था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के विपरीत कोई था ही नहीं। हम कंपटीशन भी कब करते हैं, जब हमारे सामने कोई हो, ठीक है। अब हमारे सामने कोई है ही नहीं, तो हम कंपटीशन भी किससे करेंगे, तो इसलिए वो इतना सीरियस रहा ही नहीं जनता के लिए। पार्टी के नेता और ऊंचे पदों पर बैठे लोग खुद को आम जनता से ऊपर समझने लगे। जो पार्टी में जो नेता नहीं होते, जो संसद वगैरह में होते हैं, वो लोग आम जनता से अपने आप को ऊपर मानते थे, जिससे शासन में तानाशाही और मनमानी बहुत ज़्यादा हो गई। जो शासन था उसमें क्या हुआ, तानाशाही काफ़ी बढ़ गई, नौकरशाही का अत्यधिक शिकंजा, पूरे सिस्टम पर सरकारी अफसरों और बाबुओं, ये सरकारी अफसर है, ये बाबुओं का इतना ज़्यादा नियंत्रण था, मतलब कंट्रोल था, कि आम आदमी को जीना मुहाल था। कोई भी छोटा काम करने के लिए
लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे क्योंकि हर कुछ सरकारी था। अब कोई चीज़ प्राइवेट हो, आप खुद की चीज़ें, खुद का दुकान, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हर कुछ सरकारी है। मतलब मुझे अगर कुछ भी करना है तो मैं पहले सरकार का चक्कर लगा के आऊँगी, ठीक है। ये अफसर बहुत शक्तिशाली और भ्रष्ट होते थे, काफ़ी पावरफुल होते थे और काफ़ी घटिया टाइप के होते थे, जबकि आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। जो एकदम बेसिक नीड होती है उस तक के लिए वो संघर्ष करते थे, जिससे सिस्टम सुस्त पड़ गया, मतलब कमज़ोर हो गया था। हथियारों की अंधी दौड़ में पैसा बहाना। अब शीत युद्ध का दौर चल रहा था। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है। अब युद्ध तो हुआ नहीं देखा जाए तो, है ना, नॉर्मली ये सारी चीज़ें थी, लेकिन वो था कि युद्ध हो सकता है। युद्ध किसका हो सकता था, सोवियत संघ और अमेरिका का। लेकिन उसी चीज़ के लिए है, मतलब जीतने के लिए इन लोगों ने क्या करा कि सारा पैसा जो था हथियारों में लगा दिया, तो इससे भी जनता भड़क गई थी। सोवियत संघ खुद को अमेरिका के बराबर दिखाने की होड़ में लगा हुआ था कि हम तो अमेरिका के बराबर हैं। उसने अपने देश की तरक्की पर ध्यान देने के बजाय सारा कीमती पैसा, मतलब देश की तरक्की होनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया उस टाइम। सारा पैसा कहाँ लगा दिया, संसाधन और परमाणु बम में और मिसाइलें बनाने में, कि बम होगा, मिसाइलें होगी, है ना, तो वो अमेरिका से युद्ध कर पाएगा। इसका बहुत बुरा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इसमें क्या था, जो देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें अगर सरकार इतना पैसा यहाँ चीज़ों पे लगा दे तो देश की जो व्यवस्था थी वो बिगड़ गई थी, क्योंकि जनता के खाने पीने और रहने की ज़रूरतों के लिए सरकार के पास बजट कम होने लग गया। जो आम जनता की जो ज़रूरतें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं और भी ज़रूरतें हैं, उसके लिए सरकार के पास बजट ही नहीं रहा। तकनीक और बुनियादी ढांचे में पिछड़ना। 1970 के देश के बाद सोवियत संघ तकनीक के मामले में पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और यूरोप के से बहुत पीछे छूट गया, क्योंकि इस टाइम पे ये काफ़ी पैसा खर्च कर चुका था, जिससे अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी थी। तो इस टाइम पे क्या हुआ, 1970 के टाइम उनसे पिछड़ने लग गया था, इनसे पीछे हो गया। जहाँ दुनिया में कंप्यूटर और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा था, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह आ रहे थे, मशीन आ रही थी। सोवियत संघ पुराने घिसी पिटी तकनीक पर ही टिका रहा, घिसी पिटी, क्योंकि इतना पैसे कहीं और ही झोंक दिए थे। इसी वजह से उनकी इंडस्ट्री कमज़ोर होने लगी और उत्पादन की क्वालिटी भी लगातार गिरती चली गई, ठीक है, जो उनके उत्पादन थे वो भी गिरते चले गए थे। उपभोक्ता वस्तुओं को भारी किल्लत। सोवियत प्रणाली में भारी उद्योग और हथियारों पर तो ध्यान दिया गया, जो भारी उद्योग है, जो हथियार हैं लड़ने के लिए, उन पर ध्यान दिया गया, लेकिन रोज़मर्रा मतलब डेली रूटीन की जो चीज़ें होती थी, कपड़े, जूते, साबुन, खाना की भारी कमी हो गई, इन सारी चीज़ की कमी हो गई। मतलब आपने बड़ा घर बनवा लिया, लेकिन अभी आपके पास खाने पीने के लिए चीज़ें ही नहीं है अपने छोटे से घर में, ये आप मान के चलो। लोगों को ब्रेड और दूध जैसी मामूली चीज़ों के लिए कड़ाके की ठंड में लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। अब आप देखना, कोई भी चीज़ है जब किसी भी देश में कम होती है, जैसे कोई भी चीज़ कम हो, ठीक है, जैसे अब मानो चावल या अनाज कम हो गया, तो क्या होगा, आम जनता को इतनी वो लाइन लगानी पड़ेगी उतना सा अनाज पाने के लिए, या फिर एक बोरी अनाज पाने के लिए कितना भी। तो इसी तरह जब चीज़ें जब किसी भी देश में जब कम होती है तो क्या होता है, वो एकदम महंगी हो जाती है, ठीक है, अब महंगी भी हो जाएगी और उसके लिए लाइन वगैरह लगाओ, क्योंकि काफ़ी कम बिक रही है। इस अभाव ने जनता के मन में सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा भर दिया था कि हमारी सरकार ने क्या करा, ये सारी चीज़ें करी और हम लोग घिसे पिटे उसमें ही रह रहे, क्या बोलते हैं, घिसे पिटे तकनीकी में ही। यूरोप आगे हो गया, अमेरिका आगे कंप्यूटर वगैरह में हो गया था। रूस का अत्यधिक प्रभुत्व, अब इसमें रूस जो था वो अत्यधिक प्रभुत्व वाला था, क्योंकि सोवियत संघ में रूस पावरफुल था। सोवियत संघ कहने को तो 15 अलग अलग देशों का समूह था, लेकिन हकीकत में हर फैसले सिर्फ रूस की ही चलती थी। मतलब अलग अलग देश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चलती किसकी थी, रूस की थी। बाकी 14 देशों के लोगों को लगता था कि उनकी अपनी भाषा, क्योंकि देखो हर देश की कोई ना कोई भाषा होती है, हर देश की संस्कृति होती है, हर देश की पहचान होती है कि हम इंडिया के हैं, हम यहाँ के हैं, हम वहाँ के हैं, ठीक है, उसकी पहचानों को रूस द्वारा दबाया जा रहा है, जो रूस की ज़्यादा चलती थी। इस क्षेत्रीय भेदभाव की वजह से उन देशों में आज़ादी की मांग उठने लगी कि हमें आज़ाद होना है,
ये नहीं कि मतलब हम सोवियत संघ के हैं तो वो ही होगा कि हम सोवियत संघ के, हमारा भी देश है। और सोवियत संघ की एकता कमज़ोर हो गई। जो सोवियत संघ इतने टाइम से एकदम एकता में था वो कमज़ोर होने लग गया। आर्थिक गतिरोध और खाद्य संकट। 1970 के दशक के आखिरी सालों में सोवियत अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रुक गई। जो सोवियत जो अर्थव्यवस्था थी, जो एक टाइम में इतनी अच्छी थी, लेकिन देखो हथियार वगैरह की वजह से क्या हुआ, इनमें नुकसान होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर ये तकनीकी क्या उस पर पिछड़ गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें पूरी तरह से रुक गई। खेती फैक्ट्री में उत्पादन इतना गिर गया कि देश में अनाज की भारी कमी हो गई। खेतियों फैक्ट्री जो थी, खेत वगैरह जो होते हैं उसके अंदर उत्पादन गिर गया था, जिससे क्या हुआ, अनाज की कमी हो गई। ठीक है, सरकार को दूसरे देशों से अनाज खरीदना पड़ा, जहाँ ये देश किसी पे निर्भर नहीं था, खुद पे आत्मनिर्भर था, हर चीज़ें खुद से करता था। ठीक है, भले ही उतनी क्वालिटी अच्छी ना होती हो, लेकिन हर चीज़ें खुद से करता था, हवाई जहाज़ वगैरह भी खुद से करा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, इसके साथ अनाज वगैरह भी खरीदना पड़ा, जिससे देश कर्जे के बोझ तले दब गया। क्योंकि आप कोई देश है, आपने कुछ खरीदा तो आप उसे पैसे तो दोगे ही, तो इससे ही उस पर कर्जा भी आ गया था। जब जनता भूखी रहने लगी तो उन्हें समझ आ गया कि उनकी समाजवादी सिस्टम अब काम नहीं कर रही। ये जो समाजवादी जो सिस्टम है अब ये काम नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।